हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी एंड वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट चैनल। दोस्तों सभी का अभिनंदन है वाईफाई स्टडी और यूजीसी नेट हिंदी चैनल पर। कैसे हो आप लोग? सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम मेरे मित्रों, सभी को राम राम, राधे राधे। कल की क्लास में दोस्तों अपन ने जो पढ़ा था वो आपके ज्योग्राफिकल थॉट की चर्चा मैं आप लोगों के साथ में कर रहा था। ज्योग्राफिकल थॉट में जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उसमें अपन ने कल रिटर के बारे में बात करी थी। आधुनिक शास्त्रीय काल हम पढ़ रहे थे और आज उसी क्रम में क्लास में आगे अपन पढ़ेंगे। तो क्लास को आप शेयर भी कर दें और जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें। और पीडीएफ के लिए आपको क्लास के एंड में डाउनलोड के सेक्शन में पिन करवा देंगे, तो पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। और मेरी प्रोफाइल अनअकैडमी पे राजेंद्र शर्मा के नाम से है, तो आप मुझे राजेंद्र शर्मा के नाम से अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं मेरे दोस्तों। नेट की कैटेगरी में मैं आपको क्लास लेता हूँ आपके, और मेरी जो किताबें हैं वो ज्योग्राफी से संबंधित मेरी किताब है। तो आप पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी आपके सामने है, कम्युनिकेशन स्किल भी आप लोगों के सामने है। ये मेरा एक नया बैच है, न्यू बैच है, जो ज्योग्राफी एंड कंप्लीट पेपर फर्स्ट, ये 1 दिसंबर 2021 से आप लोगों के लिए बैच में शुरू कर रहा हूँ, जिसका टारगेट रहेगा 2022। जो विद्यार्थी मेरे से 2022 जून और 2022 दिसंबर के लिए जुड़ना चाहते हैं तो ये एक नया बैच है। ये बैच आपका एक फाउंडेशन बैच है मेरे मित्रों। और जिन विद्यार्थियों के मेरे साथ जुड़ना है, इसमें 1 साल के लिए आप मेरे से जुड़े, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए। ये मेरा रेफरल कोड है राजेंद्र 10। आप रेफरल कोड राजेंद्र 10 यूज करेंगे तो आपको फीस में 10% का ऑफ मिलेगा। और ये रेफरल कोड आप अनअकैडमी पर किसी भी कैटेगरी में यूज कर सकते हैं, किसी भी कैटेगरी में यूज कर सकते हैं। आप कोई सी भी कैटेगरी में, आपका भाई बहन, आपके दोस्त कोई भी अनअकैडमी पे प्लस कोर्स लेता है तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि रेफरल कोड राजेंद्र 10 यूज करने से 10% फीस में आपको डिस्काउंट मिलेगा और आराम से सभी एजुकेटर की क्लास आपको देखने को मिलेगी। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने के लिए आप अपना सब्सक्रिप्शन यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे आपको आइकॉनिक और प्लस 2 कोर्स मिलेंगे। आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस मिलता है, स्टडी प्लानर मिलता है, स्टडी मटेरियल मिलता है, एक्सपर्ट की गाइडलाइन मिलती है, टेस्ट का एनालिसिस होता है। वहीं प्लस में आपको लाइव क्लास मिलती है, वीकली टेस्ट मिलता है और कोर्स का पूरा शेड्यूल मिलता है। अनलिमिटेड आपको एसेस मिलता है। कोर्स लेने के लिए आपको क्या करना है, जैसे आप अनअकैडमी खोलोगे तो वहाँ पे आपके गोल में, मैनेज योर गोल में एनटीए यूजीसी नेट डालना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा आइकॉनिक और प्लस। जैसे आपने आइकॉनिक सेलेक्ट किया, आइकॉनिक सेलेक्ट करने के बाद में आपने रेफरल कोड डाला, रेफरल कोड डालने के बाद में आपने इसको अप्लाई किया और फिर आपने मंथ सेलेक्ट कर लिया 12, तो फीस ऑटोमेटिक आपकी 10% डिस्काउंट होके आ जाएगी। सेम प्रोसेस ऐसे इसमें है, जैसे एनटीए यूजीसी नेट आपने डाला और यहाँ पे आइकॉनिक की जगह आपने प्लस सेलेक्ट किया, रेफरल कोड राजेंद्र 10 आपने अप्लाई किया और फिर आपने 12 मंथ यहाँ पे सेलेक्ट किया, तो ऑटोमेटिक 10% फीस डिस्काउंट होके आ जाएगी। बेनिफिट्स देखो, आपको लाइव क्लास मिलती है, टेस्ट सीरीज मिलती है, अनलिमिटेड आपको प्रैक्टिस सीट मिलती है, कोर्स का पूरा आपको शेड्यूल मिलता है, पर्सनल कोच मिलता है, स्टडी प्लानर है, वीकली रिव्यू है, बूस्टर सेशन है, डाउट सेशन है, इंटरव्यू की तैयारी है, स्टडी मटेरियल है। ये कुछ लिमिटेड बेनिफिट्स आपको मिलते हैं प्लस में, ये कुछ बेनिफिट्स आपको प्लस में मिलते हैं। लेकिन ये अगर आपको कंप्लीट बेनिफिट्स चाहिए तो ये सारे बेनिफिट्स आपको आइकॉनिक में मिलते हैं, तो आइकॉनिक सबसे अच्छा है। अनअकैडमी पे अभी एक ऑफर चल रहा है, ये आपका ऑफर 25 से 31 अक्टूबर तक ये ऑफर आपका रहेगा, जिसमें से आप हमारे साथ में 6 मंथ के साथ में 1 मंथ और 24 मंथ के साथ में 3 मंथ का ये आपको फ्री मिलेगा मेरे दोस्तों। तो आप जुड़ सकते हैं। ये वैलिड आपका ये 17 अक्टूबर तक, 17 नवंबर तक है मेरे दोस्तों, 17 नवंबर तक, 17 नवंबर तक है ये ऑफर। ये 25 की स्लाइड नहीं है, ये 17 नवंबर तक है। 6 मंथ के साथ में 1 मंथ फ्री है और 24 मंथ के साथ में आपका 3 मंथ फ्री है। तो 17 नवंबर तक ये ऑफर है, तो जिनको जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। राइज हैंड का ऑप्शन
आपके सामने है। स्पेशल क्लास का ये फीचर है, राइज हैंड का ऑप्शन सबसे अच्छा ऑप्शन है। आपको पोल्स का सिस्टम भी मिलता है, आपको लाइव क्लास देखने को मिलती है, क्लास मिस नहीं होती है, नोटिफिकेशन टाइम पे आते हैं, नोट्स आपको मिल जाता है, आप कहीं भी बैठ के आप पढ़ सकते हैं। टॉपिक हमारा जो है वो ज्योग्राफी रहेगा, ज्योग्राफी की अपन बात करेंगे, ज्योग्राफी अपन पढ़ने वाले हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। आधुनिक शास्त्रीय काल, कल मैंने आधुनिक शास्त्रीय काल के बारे में आप लोगों से चर्चा करी थी और आधुनिक शास्त्रीय काल बताया था कि 19वीं जो शताब्दी है उसको आधुनिक शास्त्रीय काल कहा जाता है। आधुनिक शास्त्रीय काल में मोस्टली हम हमबोल्ट और रिटर को शामिल करते हैं, लेकिन कुछ भूगोलवेता जो है रैट जेल को भी इसमें क्या करते हैं, शामिल कर लेते हैं। रेट जेल को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। तो कल अपन ने इसकी चर्चा करी थी और कल मैंने आपको रिटर के बारे में आपको बता दिया था। रिटर की जो किताबें थी, रिटर के बारे में मैंने आपको कंप्लीट बताया था और रिटर की जो बुक्स थी उनके बारे में भी मैंने बता दिया था। 3 किताबों के नाम मैंने आपको बताए थे। भाई साहब बार बार अगर आप इनको रिपीट करते हैं तो आप कभी नहीं भूलोगे। अर्धकुंडे बताया था, 6 मैप ऑफ यूरोप बताया था, 6 मैप ऑफ यूरोप, 6 मैप ऑफ यूरोप, और एक किताब थी इसकी पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल पेंटीज, जोग्राफिकल पेंटीज। ये 3 किताबों के बारे में मैंने चर्चा करी थी और सारी चीजें इनके बारे में मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीज आपको समझ में आई होंगी। आज हम बात करने वाले हैं हमबोल्ट महोदय की। हमबोल्ट के बारे में अपन चर्चाएं करेंगे, हमबोल्ट के बारे में पूरा पढ़ने का प्रयास करेंगे और उम्मीद यही करूंगा कि आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आएगा। हमबोल्ट के बारे में अपन पढ़ेंगे तो हमबोल्ट के बारे में कौन नहीं जानता है, जो बच्चे भूगोल के हैं तो सब इनके योगदान को भी जानते हैं और इनके बारे में भी जो पढ़ेंगे वो बिल्कुल याद करेंगे। क्लास में ही एक एक चीज को अपन समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखो, हमबोल्ट 18वीं और 19वीं सदी का भूगोलवेता कहा जाता है। हमबोल्ट को 18वीं और 19वीं सदी का भूगोलवेता हमबोल्ट को कहा जाता है तथा आधुनिक शास्त्रीय काल के प्रथम विद्वान माने जाते हैं। आधुनिक शास्त्रीय काल के इन्हें प्रथम विद्वान माना जाता है। मेरे मित्रों, यह आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। आधुनिक शास्त्रीय काल के प्रथम भूगोलवेता या प्रथम विद्वान है, क्योंकि इन्हीं के काल से आधुनिक काल शुरू होता है। इन्हें पोलोमैथ कहा जाता है, याद रखना, पोलोमैथ कहा जाता है, पोलोमैथ की संज्ञा दी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हमबोल्ट जर्मन के थे। इन्हें आधुनिक भूगोल, क्रमबद्ध भूगोल और जलवायु विज्ञान का जनक कहा जाता है। हमबोल्ट को आधुनिक भूगोल, क्रमबद्ध भूगोल और जलवायु विज्ञान का जनक कहा जाता है। हमबोल्ट एक खगोल शास्त्री थे। कौन थे? खगोल शास्त्री। दूसरा वनस्पति शास्त्री, तीसरा भूगर्भ शास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। 3 चीज याद रखना, खगोल शास्त्री, वनस्पति शास्त्री और भूगर्भ शास्त्री। सबसे पहले तो अपन हमबोल्ट के बारे में बात करें तो 18वीं और 19वीं सदी का भूगोलवेता कहा जाता है। आधुनिक शास्त्रीय काल की शुरुआत हमबोल्ट से मानी जाती है। इन्हें पोलोमैथ कहा जाता है। आधुनिक भूगोल, क्रमबद्ध भूगोल और जलवायु विज्ञान का इन्हें जनक कहा जाता है। इन्होंने खगोल शास्त्र के रूप में, वनस्पति शास्त्र के रूप में और भूगर्भ शास्त्र के रूप में इन्हें काम किया, इसलिए इनको इन्हीं से क्या मिली है, ख्याति। अब भाई साहब अपन को थोड़ा थोड़ा चीजों को याद करके चलना है। बात करें हमबोल्ट की, जो अपन पढ़ते हैं उसको मैं एक बार आपके सामने रिपीट भी कर देता हूं। हमबोल्ट, हमबोल्ट की अगर मैं बात करूं तो इनका जन्म हुआ था 1769 में। और मेरे मित्रों, इनकी मृत्यु और कार्ल रिटर की जो मृत्यु हुई थी वो एक ही समय हुई थी, 1859 में। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात करूं, ये इनका संबंध तो हमबोल्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये प्रसा जर्मनी के थे। प्रसा जर्मनी के रहने वाले थे। ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। इनका जो काल है, हमबोल्ट का जो काल है वो याद रखना है, 18वीं प्लस 19वीं सदी का काल है। 18वीं प्लस 19वीं
सदी का। काल हम्बोल्ट का काल माना जाता है मेरे मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है। हम्बोल्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो इन्हें पोलो मैथ की संज्ञा दी जाती है। पोलो मैथ की क्या दी जाती है? संज्ञा दी जाती है। और इन्होंने जो कार्य किया है, कार्य कार्य किस किस के ऊपर कार्य किया है? तो एक तो भूगर्भ शास्त्र पर, भूगर्भ शास्त्र, खगोल खगोल शास्त्र पर और जलवायु विज्ञान पर इन्होंने कार्य किया है। भूगर्भ शास्त्र पर, खगोल शास्त्र पर, जलवायु विज्ञान पर इन्होंने कार्य किया है, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्हें आधुनिक भूगोल का, आधुनिक भूगोल का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। इन्होंने क्रमबद्ध भूगोल के ऊपर कार्य किया। क्रमबद्ध भूगोल का क्या कहा जाता है? जनक। मैं कोई अलग से चीजें नहीं लिख रहा हूं, ये जो पीछे मैंने आपको बताया ना, आधुनिक भूगोल, क्रमबद्ध भूगोल, जलवायु विज्ञान का इन्हें जनक कहा जाता है। भूगर्भ शास्त्री, खगोल शास्त्री, वनस्पति शास्त्री ने इन पर कार्य किया, तो वही चीजें मैं लिख रहा हूँ। याद रखना, आधुनिक भूगोल, क्रमबद्ध भूगोल का इन्हें जनक कहा जाता है। भूगर्भ शास्त्र, खगोल शास्त्र, जलवायु विज्ञान, वनस्पति शास्त्र पर इन्होंने क्या किया था? वनस्पति शास्त्र पर इन्होंने कार्य किया था, यह आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं आपके सामने तो आधुनिक 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 शास्त्रीय काल का प्रथम भूगोलवेत्ता, आधुनिक शास्त्रीय काल का, आधुनिक शास्त्रीय काल का ये क्या है? प्रथम भूगोलवेत्ता है, फर्स्ट ज्योग्राफर। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस पेज में जो अपन ने पीछे पढ़ा, देखो याद करना है, चीजों को रटना नहीं है, बस समझते हुए चलना है। आपको ध्यान रखना है, हम्बोल्ट जिनका जन्म 1769 में हुआ था, मृत्यु 1859 में हुई थी। इनका ये परसा जर्मनी के रहने वाले जर्मन भूगोलवेत्ता हैं। 18वीं और 19वीं सदी का जो काल है वो हम्बोल्ट का काल कहलाता है। पोलोमित कहा जाता है इन्हें। इन्होंने भूगर्भ शास्त्र, खगोल शास्त्र, वनस्पति शास्त्र के रूप में काम किया। आधुनिक भूगोल का इन्हें पिता कहा जाता है। क्रमबद्ध भूगोल का इन्हें जनक कहा जाता है। जलवायु विज्ञान का इन्हें पिता कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। और आधुनिक शास्त्रीय काल की शुरुआत हम्बोल्ट से मानी जाती है। आधुनिक शास्त्रीय काल की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? हम्बोल्ट से। तो मेरे परम मित्रों, एक बार सेशन को शेयर भी कर दिया करो, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होंगी और ये आपको समझ में भी आ गया होगा। हम्बोल्ट के बारे में जो जो चीज़ें अपन ने पढ़ी हैं वो आपको समझ में आई होंगी। इनका जन्म 1769, मृत्यु 1859, प्रसा जर्मनी के रहने वाले थे। 18वीं और 19वीं सदी का जो काल है वो काल इनका माना जाता है पोलोमिथ। इन्हें पोलोमैथ की संज्ञा इन्हें दी जाती है। भूगर्भ शास्त्र, खगोल शास्त्र, वनस्पति शास्त्र के रूप में इन्हें काम किया। आधुनिक भूगोल, क्रमबद्ध भूगोल, जलवायु विज्ञान का इन्हें जनक और पिता कहा जाता है। आधुनिक शास्त्रीय काल का ये प्रथम भूगोलवेत्ता है, फर्स्ट यहाँ से शुरू होता है। अब दूसरी बात करते हैं। पृथ्वी तल का अध्ययन मानव का निवास ग्रह के रूप में करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। पहले व्यक्ति यानी कि पृथ्वी तल का अध्ययन, पृथ्वी के तल का अध्ययन, यानी कि पृथ्वी का जो तल है वो मानव निवास के रूप में जाना जाता है। मानव निवास के रूप में जाना जाता है, ऐसी बात कहने वाले ये पहले व्यक्ति थे। पृथ्वी तल यानी कि जैसे ये आपकी पृथ्वी है और मानव इस पृथ्वी के तल के ऊपर रहता है, यानी कि यहाँ पे मानव निवास करता। ऐसे तो है ही नहीं कि मानव भाई साहब पृथ्वी के आंतरिक संरचना में घुस गया और यहाँ पे मेंटल में मानव ने घर बना लिया है या फिर मानव ने कोर में अपना घर बना लिया है, तो ये तो संभव ही नहीं है। तो पृथ्वी तल का अध्ययन मानव के निवास ग्रह के रूप में करने वाले पहले व्यक्ति थे, ये ध्यान रखना है। 1790 में यानी कि 1790 में जब ये 21 साल के थे, 21 साल के थे, तब इन्होंने
फोस्टर्स नामक विद्वान के साथ अपनी पहली विदेशी समुद्री यात्रा की और 1799 में अमेरिका महाद्वीप की यात्रा की। यानी कि पहली यात्रा इन्होंने 21 साल की उम्र में किसके साथ की थी? फोस्टर्स नामक विद्वान के साथ में। और अमेरिका में 1799 में अमेरिका महाद्वीप की यात्रा की, जिसमें इन्होंने अमेजन नदी, जानते हो अमेजन नदी के बारे में, अमेजन के जंगल, ठीक है, जिन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि 20% ऑक्सीजन विश्व की अमेजन के जंगलों से प्राप्त होती है। एंडीज पर्वत और मध्य अमेरिका को देखा, और इन्होंने ही पनामा नहर बनाने का सबसे पहले क्या दिया था? सुझाव दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो कुछ चीजें हैं इनके बारे में, तो ये इनको थोड़ा सा समझने का प्रयास करने का आपको थोड़ा सा जरूरत है। इनको अगर आप देख लोगे तो आपका मामला पूरा का पूरा सेट हो जाएगा। अब बात करता हूं मैं इनके बारे में थोड़ा सा दोबारा। तो हम्बोल्ट के बारे में जो अपन ने इस पेज में पढ़ा है उसको मैं एक बार रिपीट आप लोगों के सामने कर देता हूं। हम्बोल्ट के बारे में जो पिछले पेज में भी पढ़ा है उसको भी अपन रिपीट कर लेंगे, इसको भी अपन पूरा का पूरा एक बार मैं आपको रिपीट करवा देता हूं। तो देखो, पहली यात्रा कब की थी? याद रखना है 1790 में। जब कितने वर्ष के थे ये? 21 वर्ष के। और ये यात्रा इन्होंने किसके साथ में की थी? फोस्टर्स के साथ में। ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। फिर दूसरी यात्रा इन्होंने 1799 में कहाँ की थी? दक्षिणी अमेरिका की। दक्षिणी अमेरिका में इनने किस किस की जानकारी प्राप्त की थी? अमेजन का मुहाना, अमेजन नदी, अमेजन के जंगल, एंडीज पर्वत, इनकी जानकारी प्राप्त की। और भाई साहब पनामा नहर बनाने का सुझाव दिया। पनामा नहर का सुझाव। और भाई साहब पेरू की धारा की खोज की। पेरू की ठंडी धारा की खोज। पेरू की ठंडी धारा की इन्होंने क्या की थी? खोज। इसीलिए पेरू की धारा का दूसरा नाम क्या है? हम्बोल्ट की धारा भी है। पेरू की दूसरी नाम क्या है? पेरू की धारा का हम्बोल्ट की धारा भी है। ये आपको ध्यान रखना है। हम्बोल्ट ने क्या कहा था कि मानव पृथ्वी तल पर निवास करता है। मानव पृथ्वी तल पर निवास करता है। निवास यानी कि पृथ्वी तल को क्या कहा था? मानव का घर कहा था। कुल मिला के बात कैसे ही कह दो, मानव का घर कहा। पृथ्वी तल को क्या कहा था? मानव का घर। पृथ्वी तल को मानव का घर कहने वाले ये कौन थे? फर्स्ट व्यक्ति, याद रखना है। हम्बोल्ट ने पृथ्वी के तल को मानव का निवास गृह बताया, और मानव का निवास गृह बताने वाले ये कौन थे? पहले व्यक्ति थे। आपको ध्यान रखना है। और 1790 में 21 वर्ष की आयु में इन्होंने फोस्टर्स नामक विद्वान के साथ में यात्रा शुरू की थी। 1799 में इन्होंने अमेरिका महाद्वीप की यात्रा की, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की, जहाँ पे अमेजन नदी के मुहाने के बारे में, अमेजन नदी के बारे में, अमेजन के जंगलों के बारे में, एंडीज पर्वत के बारे में अध्ययन किया, पनामा नहर के बनाने का सुझाव दिया, पेरू की ठंडी धारा की इन्होंने खोज की, जिसे हम्बोल्ट की धारा के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? देखो, जितना इसको रिपीट करोगे ना उतना ही आपको याद रहेगा। 18वीं और 19वीं सदी का काल हम्बोल्ट का काल है। 18वीं और 19वीं सदी का काल हम्बोल्ट का काल है। आधुनिक शास्त्रीय काल के ये प्रथम भूगोलवेत्ता है। आधुनिक शास्त्रीय काल के ये फर्स्ट भूगोलवेत्ता है। भाई मैं तो क्लास में ही आपको चीजें याद करा दूंगा। आधुनिक शास्त्रीय काल के प्रथम भूगोलवेत्ता है। याद रखना है, हम्बोल्ट को
आधुनिक प्लस क्रमबद्ध प्लस जलवायु विज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है, जनक कहा जाता है। याद रखना है, आधुनिक भूगोल का इनको जनक पिता, क्रमबद्ध भूगोल का जनक पिता कहा जाता है, जलवायु विज्ञान का जनक पिता कहा जाता है। और इन्होंने जो काम किया था वो खगोल शास्त्र, पीछे की क्लास में मैंने आपको बताया खगोल शास्त्र प्लस भूगर्भ शास्त्र प्लस जल वनस्पति शास्त्र पर इन्होंने क्या किया? सर्वाधिक कार्य किया। हमबोल्ट कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। याद रखना है, ये जर्मनी के रहने वाले थे मेरे मित्रों। आपको इन चीज़ों को जितना बार बार पढ़ोगे ना उतना ही याद रखना है, आपको याद होंगी। क्लियर है क्या? क्लियर? अब देखो, याद रखना है, ये शुरुआत में प्रारंभ में इनकी जो रुचि थी, हमबोल्ट की जो प्रारंभ में रुचि थी वो खनिज विज्ञान में थी। हमबोल्ट की प्रारंभ में जो रुचि थी ना वो खगोल विज्ञान में थी मेरे मित्रों। प्रारंभ में हमबोल्ट की रुचि खगोल विज्ञान के साथ साथ में खनिज विज्ञान में थी। खगोल विज्ञान के साथ साथ में किस में थी? खनिज विज्ञान में। याद रखना है, खनिज विज्ञान में। अब आपसे पूछे भाई खनिज विज्ञान में इनकी रुचि क्यों हुई? खनिज विज्ञान में इनकी रुचि क्यों हुई? खनिज विज्ञान में रुचि इसलिए हुई कि 1792 में 1792 में इन्हें खान निदेशक बनाया गया था। खान निदेशक, ये डायरेक्टर थे माइनिंग डिपार्टमेंट में। खान निदेशक बनाया गया था, माइनिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे। माइनिंग डिपार्टमेंट के ये डायरेक्टर थे। जब माइनिंग डिपार्टमेंट का इन्हें डायरेक्टर बनाया गया था तो इनकी रुचि है ना खनिज विज्ञान में थी। इनकी रुचि किस विज्ञान में थी? खनिज विज्ञान में। ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रारंभ में हमबोल्ट की रुचि किस विज्ञान में थी? तो खनिज विज्ञान में प्रारंभ में हमबोल्ट की रुचि थी मेरे मित्रों। और क्यों थी भाई इनकी रुचि? क्योंकि 1792 में इन्हें जो माइनिंग डिपार्टमेंट है, खान जो विभाग है, उसके डायरेक्टर पद पर इनको कार्य करने का मौका मिला था। तो जो पेज अपन ने पीछे पढ़े हैं उनके बारे में आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। हमबोल्ट की पहली यात्रा 21 वर्ष की आयु में फोस्टर्स के साथ शुरू होती है। 1799 में दक्षिणी अमेरिका में इन्होंने अमेजन नदी, अमेजन के जंगल, एंडीज पर्वत, पनामा नहर और पेरू की धारा के बारे में चीज़ों का वर्णन किया था। और इन्होंने कहा था कि पृथ्वी तल मानव का घर है। ये ऐसा कहने वाले पहले व्यक्ति थे ये। ध्यान रखना है, 18वीं और 19वीं सदी का जो काल है वो हमबोल्ट का काल माना जाता है। आधुनिक शास्त्रीय काल के प्रथम भूगोलवेता थे। आधुनिक और क्रमबद्ध और जलवायु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। खगोल शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, वनस्पति शास्त्र के रूप में इन्होंने काम किया। ये प्रसा जर्मनी के रहने वाले थे। प्रारंभ में इनकी रुचि खनिज विज्ञान में थी। क्यों थी? क्योंकि 1792 में इनको माइनिंग डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बनाया गया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर है क्या? क्लियर है ये? अब भाई साहब आगे की बात करते हैं। आप देखो 1804 से 1824 तक 20 वर्ष पेरिस में रहकर भूगोल के कार्यों को संपन्न किया। कहाँ पे? पेरिस। पेरिस आप जानते हैं कहाँ है? फ्रांस की राजधानी है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। ठीक है ना? तो याद रखना है 1804 से 1824 तक 20 वर्षों तक ये फ्रांस पेरिस में रहे और भूगोल के लिए इन्होंने कार्य किया। 1824 के बाद ये रूसी जार के आमंत्रण पर, याद रखना है 1824 के बाद में ये रूसी जार के आमंत्रण पर मेरे मित्रों क्या किया? साइबेरिया की यात्रा की तथा हमबोल्ट ने शेष जीवन कहाँ व्यतीत किया? बर्लिन में बिताया और यहीं रहकर अपने भूगोल के ग्रंथों की रचना की।
हमबोल्ट ने अपने 30 से 35 वर्ष की आयु तक 90,000 किलोमीटर की यात्राएं की है। तो सबसे पहले इन्होंने यात्रा की या फ्रांस यानी कि पेरिस में, फिर रूसी जार के आमंत्रण पर ये साइबेरिया चले गए, फिर उसके बाद में शेष जीवन इन्होंने बर्लिन में व्यतीत किया और बर्लिन से अपने किताबों की रचना की और इन्होंने लगभग 90,000 किलोमीटर की यात्राएं की हैं। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? ये चीजें समझ में आ गई होंगी मेरे मित्रों। क्लियर है? क्लियर है ना? समझ में आ गया होगा। चलो आगे आप देखो, अपन एक बार इसको जो मैंने पढ़ाया है इसको एक बार मैं वापस से आपके सामने लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। तनाव में आने की जरूरत नहीं है, सब याद हो जाएगा। सबसे पहले पेरिस यानी कि फ्रांस में रहे और यहाँ फ्रेंच भाषा में कुछ किताबों की रचना भी इन्होंने की है यहाँ पे। फिर 24 में ये रूसी जार के आमंत्रण पर साइबेरिया चले गए थे, फिर शेष जीवन बर्लिन में व्यतीत किया था और यहीं से किताबों की रचना की थी। 90,000 किलोमीटर की इन्होंने यात्राएं की थी। तो जो अपन ने पढ़ा है उसको एक बार आपके सामने वापस से रिपीट कर लेते हैं। आप देखो, यात्रा का क्रम। यात्रा क्रम, सबसे पहले इन्होंने यात्रा कहाँ की? पेरिस। कहाँ रहे ये? पेरिस। पेरिस का मतलब यानी कि फ्रांस। फ्रांस, ठीक है। और यहीं पर इन्होंने क्या किया मेरे मित्रों? फ्रेंच भाषा में कुछ पुस्तकों की रचना की है। फ्रेंच भाषा में, फ्रेंच भाषा में पुस्तक रचना, पुस्तक रचना। फ्रेंच भाषा में इन्होंने पुस्तक रचना की है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहीं पे यहाँ पे क्या किया? एक संस्था की स्थापना की। संस्था की स्थापना की, भूगोल के लिए यहाँ पे एक संस्था की भी स्थापना की थी। यहाँ पे भूगोल में, भूगोल की एक संस्था की भी इन्होंने स्थापना की थी। यहाँ रहकर ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में यात्रा के क्रम की बात करें तो ये कहाँ चले गए थे? फिर उसके बाद में ये चले गए साइबेरिया। साइबेरिया की यात्रा। साइबेरिया के बाद में शेष जीवन बर्लिन में बिताया। बर्लिन में शेष जीवन इन्होंने कहाँ पे व्यतीत किया था? बर्लिन में व्यतीत किया था। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अब भाई साहब देखो, साइबेरिया, ये रूसी जार, जार का मतलब होता है सम्राट, यानी कि रूस के सम्राट। रूसी जार, जार का मतलब होता है सम्राट। ये रूसी सम्राट के आमंत्रण पर इन्होंने साइबेरिया की यात्राएं की थी। और साइबेरिया की यात्रा का उद्देश्य क्या था? अरे भाई सिंपल बात है, ये भूगोलवेता थे तो साइबेरिया के यहाँ के संसाधनों के बारे में पता लगाना। संसाधनों के बारे में पता लगाना, संसाधनों के बारे में क्या लगाना? पता लगाना। पता लगाना, संसाधनों के बारे में पता लगाना, ध्यान रखना है। इन्होंने यात्रा की थी साइबेरिया की, रूस के सम्राट के कहने पर। उद्देश्य क्या था? यहाँ के संसाधनों के बारे में पता लगाना। देन उसके बाद में कहाँ की यात्राएं की? बर्लिन की। और लगभग कुल मिला के बात यह है 90,000 किलोमीटर की इन्होंने यात्राएं की। 90,000 किलोमीटर की इन्होंने क्या की थी? यात्राएं की थी। ये आपको याद रखना है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी भाई। इन्होंने सबसे पहले पेरिस में रहकर कार्य किया, फ्रेंच भाषा में किताबों की रचना की, रूस के सम्राट के आमंत्रण पर साइबेरिया गए। साइबेरिया जाने का इनका उद्देश्य था साइबेरिया के संसाधनों के बारे में पता लगाना। शेष जीवन इन्होंने बर्लिन में व्यतीत किया था और यहीं रहकर किताबों की रचना की थी। 90,000 किलोमीटर की इन्होंने किताबों की यात्राएं की। याद रखना है। ग्रंथ, अब इनकी किताबों की अपन बात करेंगे भाई। इनकी कौन कौन सी किताबें थी भाई? शेष जीवन, ये लास्ट में मृत्यु के समय बर्लिन में थे।
इनके ग्रंथों की अगर मैं बात करूं कौन कौन सी ग्रंथ है, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट किताब है कोसमोस। कोसमोस किस भाषा में है? जर्मन भाषा में है, याद रखना है। देखो ये कौन सी भाषा में? जर्मन, क्योंकि ये प्रसा जर्मनी के थे ना, तो कुछ किताबें इन्होंने फ्रांस में रहकर फ्रेंच भाषा में लिखी और कुछ अब जर्मनी में भी लिखेंगे। तो कोसमोस जो है ये जर्मन भाषा में है, ध्यान रखना है। इनकी रचना जर्मन भाषा में की, तो कोसमोस की रचना दक्षिणी अमेरिका की यात्रा पर की थी, याद रखना है। दक्षिणी अमेरिका की यात्रा पर की थी, जो कितने खंडों में है? 5 खंडों में, ध्यान रखना है। कोसमोस कितने खंडों में? 5 खंडों में। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 बार परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है कि हम्बोल्ट द्वारा रचित कोसमोस कितने खंडों में है? तो 5 खंडों में है। इस पुस्तक का प्रकाशन इन्होंने 1845 से 1862 तक 17 वर्षों में पूरा किया। अब इनकी मृत्यु हो गई थी मेरे मित्रों 1859 में, 1859 में इनकी मृत्यु हो गई थी, यह आपको ध्यान रखना है। लेकिन इस किताब का बाद में जो इनके जो अनुयायी थे उन्होंने पूरा करके 62 तक इस किताब को पूरा करके निकाल दिया था, याद रखना है। ठीक है, तो 5 खंडों में ये किताब है। पहला खंड में इन्होंने 7 संकल्पना दी थी। जो कोसमोस का पहला खंड था उसमें 7 संकल्पना दी थी, और ये 7 संकल्पनाओं के कारण ही इसके पहले खंड को 7 विचारधाराओं का ग्रंथ कहा जाता है। 7 विचारधारा का ग्रंथ। अब एक बार एग्जाम में ये पूछ लिया जो किसी से भी सही नहीं हुआ, 7 विचारधारा का ग्रंथ, 7 विचारधारा का ग्रंथ, याद रखना है। 7 विचारधारा का ग्रंथ कहा जाता है। और 7 विचारधाराओं की अपन बात करें तो या फिर इसको ये भी बोला जाता है 7 पक्षीय, इसको 7 पक्षीय भूगोल की संकल्पना भी कहा जाता है। 7 पक्षीय भूगोल की संकल्पना, 7 पक्षीय भूगोल की संकल्पना, 7 पक्षीय भूगोल की संकल्पना। और 7 पक्ष क्या क्या थे कि पृथ्वी तल का अध्ययन मानव निवास गृह के रूप में, और इसी से मानव भूगोल की नींव पड़ती है, यहीं से मानव भूगोल की नींव। पहली बात इन्होंने क्या कहा कि जो पृथ्वी तल है ये मानव के निवास गृह के रूप में है, और यहीं से मानव भूगोल की नींव पड़ती है। तो मानव भूगोल की नींव भी कहाँ से पड़ती है? हम्बोल्ट की विचारधारा से पड़ती है। भूगोल स्थानिक वितरण का विज्ञान है। स्थानिक का मतलब क्षेत्र, स्थान विशेष, यानी कि स्थान विशेष के संसाधनों को दर्शाने वाला विज्ञान है। सामान्य भूगोली भौतिक भूगोल है। इन्होंने क्या कहा था? जो सामान्य भूगोल है वो ही भौतिक भूगोल है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है क्या? क्लियर है? याद रखना है, पृथ्वी तल का अध्ययन मानव निवास गृह के रूप में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो एक बार अपन इन संकल्पनाओं को पढ़ेंगे। सामान्य भूगोली भौतिक भूगोल है। तो यहाँ पे देखो मैं हम्बोल्ट के बारे में इन चीजों को मैं एक बार रिपीट कर देता हूं जिससे आपको याद हो। हम्बोल्ट, हम्बोल्ट के बारे में अपन बात करें तो मेरे मित्रों इनकी जो रचना है पुस्तकें की है, जो एक एक पुस्तक है उनको अपन याद करते जाएंगे। पुस्तक इम्पोर्टेंट जो सबसे अच्छी पुस्तक है जिसका नाम है कोसमोस, याद रखना है। कोसमोस, कोसमोस। और कोसमोस के अगर आपसे पूछे खंड तो कितने खंड है इसके? 5, 5। कोसमोस के खंड कितने हैं? 5। और इसका प्रकाशन का कार्य 1845 से 1862 तक चला। ठीक है। और ये जो कोसमोस पुस्तक है, कोसमोस पुस्तक का जो फर्स्ट खंड है, पहला खंड, इस पहले खंड को मेरे मित्रों नाम, ये संज्ञा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 विचारधाराओं का ग्रंथ, याद रख लेना। 7 विचार धारा का ग्रंथ, 7 विचारधारा का ग्रंथ। पहली बात याद रखना, 7 विचारधारा का ग्रंथ कहा जाता है। पहली चीज
दूसरा, इसे ही कहा जाता है मेरे मित्रों सात पक्षीय भूगोल की संकल्पना। सात पक्षीय भूगोल की संकल्पना। भूगोल की संकल्पना। सात पक्षीय भूगोल की संकल्पना, इसे ही कहा जाता है सात पक्षीय भूगोल की संकल्पना। क्या क्या है? पहली क्या कहा था इसने कि पृथ्वी तल, पृथ्वी तल मानव का निवास गृह, मानव का निवास गृह, पृथ्वी तल मानव का निवास गृह, मानव का निवास गृह। और भाई साहब, पृथ्वी तल मानव का निवास गृह, और यहीं से मानव भूगोल की नींव पड़ती है। मानव भूगोल की नींव, मानव भूगोल की क्या पड़ती है? नींव। यह आपको ध्यान रखना है, मानव भूगोल की नींव यहीं से पड़ती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है क्या? ठीक है। और इस संकल्पना के बारे में, पृथ्वी तल मानव का निवास गृह के रूप में, तो इस संकल्पना के बारे में क्या कहा जाता है कि ये संकल्पना, ये संकल्पना, ये संकल्पना ऐसी संकल्पना है जो मेरे मित्रों ये भूतकाल में भी थी, वर्तमान काल में है, भूतकाल में थी, वर्तमान काल में है और भविष्य में रहेगी। ये ध्यान रखना है, भविष्य में रहेगी ये संकल्पना। ये संकल्पना भूतकाल में थी, ये शब्द पकड़ना, पृथ्वी तल मानव का निवास गृह। इस संकल्पना के बारे में क्या कहा जाता है कि ये ऐसी संकल्पना है जो भूतकाल में थी, यानी कि भूतकाल में भी मानव पृथ्वी के तल पर ही रहा करता था, वर्तमान में है अर्थात आज भी मानव पृथ्वी के तल पर रह रहा है, और भविष्य में भी रहेगी, और भविष्य में भी मानव पृथ्वी के तल पर ही रहेगा। तो याद रखना है, ये ऐसी संकल्पना है जो भूतकाल में थी, वर्तमान काल में है और भविष्य में रहेगी। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये संकल्पना भूतकाल में थी, वर्तमान काल में है और भविष्य में रहेगी, ये बात निम्न में से किस विचारधारा के लिए कहा जाता है? तो याद रखना, पृथ्वी तल मानव का निवास गृह वाली विचारधारा के लिए, और ये विचारधारा किसकी थी? हमबोल्ट की थी, आपको याद रखना है। दूसरी विचारधारा क्या थी इसकी मेरे मित्रों? जो हमबोल्ट की दूसरी विचारधारा थी, वो दूसरी विचारधारा कि भूगोल क्या है? स्थानिक वितरण का विज्ञान है। भूगोल स्थानिक, स्थानिक का मतलब होता है स्थान विशेष, वितरण का क्या है? विज्ञान है, विज्ञान है, याद रखना। और ये भूगोल की मूलभूत संकल्पना है, मूलभूत संकल्पना, हमबोल्ट के अनुसार मूलभूत संकल्पना माना जाता है इसको। भाई साहब, मैं तो आपको बिल्कुल बाल की खाल बता रहा हूँ, अब आप कितना याद करते हैं वो आपकी प्रॉब्लम है। मूलभूत संकल्पना, या भी ये भी पूछा जा सकता है, सात पक्षीय भूगोल की संकल्पना या सात विचारधारा की ग्रंथ में मूलभूत संकल्पना किसे कहा जाता है? तो भूगोल जो है स्थानिक वितरण का विज्ञान है, याद रखना है। ठीक है, भूगोल स्थानिक वितरण का विज्ञान है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, भूगोल स्थानिक वितरण का विज्ञान है। भूगोल का मतलब भी क्या है यहाँ पे? यानी कि भूगोल पृथ्वी तल, याद रखना है, पृथ्वी तल, पृथ्वी तल। और पृथ्वी तल का मतलब क्या है? विश्व। पृथ्वी तल का मतलब क्या है? विश्व, संसार, ये लो। यानी कि भूगोल विश्व के स्थानिक वितरण का विज्ञान है, या भूगोल पृथ्वी तल के स्थानिक वितरण का विज्ञान है। ये मूलभूत संकल्पना है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तीसरी बात क्या कही थी इन्होंने? तीसरी बात कही थी कि सामान्य भूगोल ही भौतिक भूगोल है। जनरल ज्योग्राफी इज ये फिजिकल ज्योग्राफी, सामान्य भूगोल ही भौतिक भूगोल है। सामान्य भूगोल ही कौन सी भूगोल है? भौतिक भूगोल है। सामान्य भूगोल ही भौतिक भूगोल है, आपको याद रखना है। सामान्य भूगोल ही क्या है?
भौतिक भूगोल है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है क्या? समझ में आया? यानी कि हम्बोल्ट ऐसा व्यक्ति था जिसने सामान्य भूगोल को भौतिक भूगोल कहा, और हम्बोल्ट ऐसा व्यक्ति था जिसने मानव भूगोल को भौतिक भूगोल के अंतर्गत शामिल किया। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, मानव भूगोल को किसमें शामिल किया था? भौतिक भूगोल में। मानव भूगोल को भौतिक भूगोल में शामिल करने वाला भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट था। पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है कि मानव भूगोल को भौतिक भूगोल में शामिल करने वाला भूगोलवेत्ता कौन था? तो फाइनल है हम्बोल्ट, ध्यान रखना है। सात पक्षीय विचारधारा, देखो भूगोल संबंधों का विज्ञान है। चौथी विचारधारा क्या है? भूगोल किसका विज्ञान है? संबंधों का विज्ञान है। संबंधों का विज्ञान है। किसके संबंध? भौतिक व मानवीय संबंधों को पढ़ा जाता है भूगोल में। किसके संबंध? भूगोल में हम भौतिक प्लस मानवीय संबंधों को पढ़ते हैं, मानवीय संबंधों का अध्ययन करते हैं, संबंधों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। भूगोल में भौतिक व मानवीय संबंधों का अध्ययन करते हैं, तो भूगोल संबंधों का विज्ञान है। ठीक है ना? और सामान्य भूगोल ही भौतिक भूगोल है, और भौतिक भूगोल में मानव भूगोल को शामिल किया जाता है। ध्यान रखना है। तो भौतिक और मानवीय संबंधों का अध्ययन, भूगोल के अध्ययन में भौगोलिक विश्लेषण की समझ की आवश्यकता है। अगली विचारधारा क्या है? कि जो भूगोल है, अगली जो विचारधारा है, तो भूगोल में क्या है? भौगोलिक विश्लेषण, भौगोलिक विश्लेषण की समझ की आवश्यकता है। भौगोलिक विश्लेषण की समझ की आवश्यकता है। और भौगोलिक विश्लेषण की समझ का तात्पर्य क्या है? इसका मतलब क्या है? सांसारिक परिघटनाओं की समझ, सांसारिक घटनाओं की समझ, सांसारिक घटनाओं की समझ, घटनाओं की समझ याद रखना है। सांसारिक घटनाओं की समझ यानी कि संसार की जो घटनाएं हैं उनकी समझ इसमें आवश्यक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? ये पांचवी है। भूगोल की परिघटनाओं में विसंगति पाई जाती है। भाई घटनाएं समान नहीं होती है। जहां भी कोई घटना घटती है वो घटनाएं समान नहीं होती है। जैसे किसी स्थान पर भूकंप आता है तो कोई जरूरी है कि अमेरिका में भूकंप आएगा तो भारत में भी आएगा? ठीक है? या फिर भारत में भूकंप आ रहा है तो कोई जरूरी है क्या कि अरब के देशों में, अफ्रीका में भूकंप आएगा? भारत में भूकंप की तीव्रता जो है वो कोई जरूरी नहीं है कि दूसरे देश में भी उसी तीव्रता होगी। ज्वालामुखी है, बाढ़ है, भूकंप है, ऐसी जो भी घटनाएं हैं इन घटनाओं में विसंगति पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है क्या? और प्रकृति की एकता, सातवीं संकल्पना क्या थी? प्रकृति की एकता। तो प्रकृति के एक का मतलब ये होता है कि जितनी भी जो घटनाएं होती है तो परिघटनाओं में क्या पाई जाती है? विविधता होती है, और इनमें परस्पर अंतर संबंध की द्वारा क्या पाई जाती है? एकता पाई जाती है। ठीक है ना? उनके बारे में पता लगाना। प्रकृति की एकता की संकल्पना का मतलब यह है कि जो भी कोई आपके सामने घटनाएं होती हैं, जैसे भूकंप की घटना हुई, समझ में आया ना? तो भूकंप की घटना से या फिर ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाले पदार्थ में एक रूपता हो सकती है, एक रूपता हो सकती है। पर्वतों की रचना में एक रूपता हो सकती है प्रकृति में। नदियों के जल में एक रूपता हो सकती है, नदियों के डेल्टा में एक रूपता हो सकती है। तो प्रकृति की एक रूपता की संकल्पना। तो ये सात संकल्पनाओं को आपको ध्यान रखना है मेरे मित्रों, आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? सात संकल्पनाओं को आपको याद रखना है। तो सात संकल्पना मैंने शॉर्ट एंड स्वीट में, सात संकल्पना, सात संकल्पनाओं के बारे में आपको याद रखना है। सबसे पहला है पृथ्वी तल मानव का निवास स्थान। दूसरी संकल्पना क्या है? कि भूगोल स्थानिक वितरण का विज्ञान, वितरण का
विज्ञान। नंबर 3, सामान्य भूगोल ही भौतिक भूगोल है। सामान्य भूगोल ही भौतिक भूगोल है। नंबर 4, भूगोल संबंधों का अध्ययन है। भूगोल अभी कर्म कोई वो नहीं है कि भाई कर्म से याद रख रहे, भूगोल संबंधों का अध्ययन है। नंबर 5, भूगोल सांसारिक घटनाओं की समझ पर आधारित है। घटनाओं की समझ पर आधारित, सांसारिक घटनाओं की समझ पर आधारित है। भूगोल सांसारिक घटनाओं की समझ पर आधारित है, याद रखना है। और अगली है कि सांसारिक घटनाओं में विसंगति। और 7वीं है प्रकृति की एकता। प्रकृति की एकता। भाई साहब, मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। प्रकृति की एकता, तो 7 संकल्पनाएं जो हैं, इन 7 संकल्पनाओं के बारे में मैंने आप लोगों को एक एक चीज क्लियर की है। पृथ्वी तल मानव का निवास स्थान है, स्थानिक वितरण का विज्ञान है, सामान्य भूगोली भौतिक भूगोल है, भूगोल संबंधों का अध्ययन है, सांसारिक परिघटनाओं की समझ को विकसित करता है, इन घटनाओं में विसंगति देखने को मिलती है, और प्रकृति की एकता। तो ये 7 जो आपके सामने संकल्पनाएं हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। अब ये किस में है? ये कोसमोस के पहले खंड में है। उपरोक्त किस में है? ये सारी, ये किस में है? ये कोसमोस के पहले खंड में है। कोसमोस के पहले खंड में, इसीलिए कोसमोस को, ये कोसमोस के फर्स्ट खंड में है। फर्स्ट खंड में 5 खंड है, इसके 5 खंड है, ये पहले खंड में है। आपको याद रखना है मेरे परम मित्रों, कोसमोस के पहले खंड में है और इसके 5 खंड हैं। ये 5 खंडों के नाम आपको याद रखने हैं। 5 खंडों के नाम याद मत रखो। ये पहले खंड की 7 संकल्पना, इसीलिए तो इसको 7 पक्षीय भूगोल की संकल्पना या 7 विचारधाराओं की संकल्पना के नाम से जानते हैं। अगली जो किताब है, अगली इनकी जो किताब है, अन्य ग्रंथों की बात किया करें अपन तो एशिया सेंट्रल। एशिया सेंट्रल ये फ्रेंच भाषा में लिखी हुई है। एशिया सेंट्रल की जो किताब है, इसकी भाषा बेटा पूछा जा सकता है। ये किस भाषा में लिखी हुई है? फ्रेंच भाषा में। फ्रेंच भाषा में है ये किताब, फ्रेंच भाषा में, फ्रेंच भाषा में है। ये भी पूछ ले, जैसे कोसमोस की लैंग्वेज क्या है? जर्मन है। इसकी लैंग्वेज कैसी है? इसकी फ्रेंच भाषा में लिखी हुई है। एशिया सेंट्रल, साइबेरिया का वर्णन है, प्रकृति का दिग्दर्शन है, प्रजाति एवं मरुस्थल जो है उनका इसमें क्या है? उल्लेख है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। एशिया सेंट्रल, अरे एशिया सेंट्रल, सेंट्रल का मतलब होता है मध्य भाग, ठीक है? एशिया का मध्य भाग, एशिया का मध्य भाग मतलब साइबेरिया। साइबेरिया का वर्णन है किसमें? एशिया सेंट्रल में। और इसमें किसको दिखाया गया है? प्रकृति का वास्तविक दर्शन दिखाया गया है, वास्तविक दर्शन। और इसमें एशिया की प्रजाति और एशिया में पाए जाने वाले, ठंडे हो चाहे गर्म हो चाहे कैसे ही हो, उन मरुस्थलों का वर्णन है। कौन सी भाषा में है? फ्रेंच भाषा में है। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है? हम्बोल्ट ने दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम तट पर स्थित पेरू जलधारा की खोज की तथा इस धारा को इसीलिए हम्बोल्ट की जलधारा कहते हैं। कोटापैक्सी जो एंडीज पर्वतमाला पर सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटापैक्सी जो एंडीज पर्वतमाला पर सक्रिय ज्वालामुखी है। चिमरेजो जो एंडीज पर्वतमाला पर ज्वालामुखी है, ठीक है, का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करने वाले ये पहले विद्वान थे, पहले व्यक्ति थे। समझ में आया ना? पहले व्यक्ति थे, ये आपको याद रखना है। दूसरा है परमाफ्रस्ट का सटीक विश्लेषण इन्होंने ही किया। परमाफ्रस्ट का मतलब होता है 0 डिग्री से कम तापमान वाले स्थान। 0 डिग्री से कम तापमान जिन स्थानों का होता है, उन स्थानों को परमाफ्रस्ट कहा जाता है। उन स्थानों को क्या कहा जाता है? परमाफ्रस्ट कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है,
क्लियर है? तो भाई साहब इसके बारे में अपन हम्बोल्ट के बारे में अगर और मैं बात करूं तो जैसे पुस्तकों की बात करें, पुस्तक तो जैसे अपन ने सबसे पहले पढ़ा कोसमोस, कोसमोस। खंड अपन ने बात करें, खंड, खंडों की बात करें तो कितने थे? 5। और इन किताबों का प्रकाशन 5 खंडों का 1845 से, याद रखना है, 1862। और इसका 5वां जो खंड आया था, 5वां खंड मृत्यु के बाद आया था, याद रखना। 5वां खंड 1862 में, मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ था, ये आपको याद रखना है। कोसमोस जो है ये क्रमबद्ध भूगोल का ग्रंथ माना जाता है। भाषा, भाषा कैसी है इसकी? जर्मन। और ये जो है ग्रंथ किसका है? कोसमोस किस भूगोल का ग्रंथ है? क्रमबद्ध भूगोल का ग्रंथ है। ये क्रमबद्ध भूगोल का ग्रंथ है, क्रमबद्ध भूगोल, क्रमबद्ध भूगोल का ये ग्रंथ है, ये आपको ध्यान रखना है, क्रमबद्ध भूगोल का ग्रंथ है। अन्य देखो, अन्य कोसमोस के अलावा अन्य देखो, एशिया सेंट्रल। बेटा ये किताबों के नाम तो आपको याद करने पड़ेंगे। एशिया सेंट्रल, एशिया सेंट्रल, एशिया सेंट्रल में साइबेरिया का वर्णन, एशिया सेंट्रल में किसका वर्णन है? साइबेरिया का, एशिया सेंट्रल में साइबेरिया का वर्णन है, साइबेरिया का वर्णन। और इसकी लैंग्वेज क्या है? भाषा क्या है इसकी? फ्रेंच। इसकी भाषा कैसी है? फ्रेंच भाषा है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है क्या? क्लियर है? क्लियर है क्या? याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक और लिख देता हूं मैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। हार्टशोन, हार्टशोन क्या है? हार्टशोन हम्बोल्ट को, हार्टशोन हम्बोल्ट को मेरे मित्रों कंपैरेटिव ज्योग्राफर मानते हैं, कंपैरेटिव ज्योग्राफर, ज्योग्राफर यानी कि भूगोलवेत्ता मानते हैं। ये एक बार कॉलेज लेक्चर में पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। कंपैरेटिव ज्योग्राफर की संज्ञा हार्टशोन ने किसे दी थी? हम्बोल्ट को दी थी। समझ में है ना? यानी कि तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोलवेत्ता, याद रखना है, तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोलवेत्ता मानते हैं इनको, तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल वेत्ता, तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल वेत्ता। हार्टशोन हम्बोल्ट को कंपैरेटिव ज्योग्राफर मानते हैं, तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल वेत्ता मानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है क्या? क्लियर? भाई एशिया सेंट्रल इसकी किताब का नाम है, दूसरा साइबेरिया का वर्णन है, फ्रेंच भाषा में है। हार्टशोन हम्बोल्ट को कंपैरेटिव जो मानते हैं, तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोलवेत्ता। चलो आगे। अब दूसरा देखो, हम्बोल्ट ने सूर्य के प्रकाश की प्राप्ति की भिन्नता के आधार पर जल मंडल को कुछ इस प्रकार बांटा है। हम्बोल्ट ने सूर्य के प्रकाश की प्राप्ति की भिन्नता के आधार पर, हम्बोल्ट ने सूर्य के प्रकाश की प्राप्ति की भिन्नता के आधार पर जल मंडल को कुछ इस प्रकार बांटा है। क्या? सबसे पहले फुटिक क्षेत्र यानी कि सागर जो होता है, महासागर या सागर, महासागर या सागर। देखो फोटिक 100 मीटर की गहराई पर, ये फोटिक जहाँ पे सूर्य का प्रकाश स्पष्ट रूप से पूछता है, सूर्य का प्रकाश स्पष्ट रूप से पूछता है। एक होता है एफोटिक जो 100 से 600 मीटर की गहराई पर होता है,
जहाँ पे सूर्य का प्रकाश धुंधला धुंधला होता है, और एक होता है डायस्फोटिक जो 600 से 1000 मीटर पर है, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश अस्पष्ट अंधकार में। अब यहाँ पे जो जीव जंतु रहते हैं, यहाँ पे पानी में जितने भी जीव जंतु रहते हैं वो प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण से, प्रकाश संश्लेषण से भोजन निर्माण, प्रकाश संश्लेषण से भोजन निर्माण। और ये किससे करते हैं? रासायनिक संश्लेषण से भोजन निर्माण। ये भी आपको ध्यान रखना है, रासायनिक संश्लेषण से भोजन निर्माण करते हैं। जो याद रखना है, पानी में जहां तक सूर्य का प्रकाश आसानी से पहुंच जाता है, ठीक है, उसे फोटिक बोलते हैं। प्रकाश को पहुंचने में थोड़ी तकलीफ होती है, उसे एफोटिक बोलते हैं। प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुंचता है, बिल्कुल अंधेर गुप्त रहता है, उसे डायस्फोटिक बोलते हैं। जहाँ पे प्रकाश पहुंचता है वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जीव जंतु अपना भोजन का निर्माण करते हैं, और जहाँ प्रकाश नहीं पहुंचता है, अंधकार में क्षेत्र होता है, वहाँ पे जीव जंतु रासायनिक संश्लेषण से भोजन का निर्माण करते हैं। तो हमबोल्ट ने सूर्य के प्रकाश की प्राप्ति की भिन्नता के आधार पर जलमंडल को इस प्रकार बांटा है। याद रखना, फोटिक है, एफोटिक है, डायस्फोटिक है। फोटिक एफोटिक ऐसा क्षेत्र जहाँ प्रकाश आसानी से पहुँचता है, ठीक है, फोटिक में आसानी से पहुँचता है, एफोटिक में थोड़ी तकलीफ से पहुँचता है। यहाँ पे भोजन निर्माण जो होता है प्रकाश संश्लेषण से होता है। डायस्फोटिक में भोजन निर्माण जो होता है वो रासायनिक संश्लेषण से होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो किताब का नाम, दो किताब मैंने आपको बताई है, कोस्मोस बता दी, एशिया सेंट्रल मैंने आपको बता दी जिसमें साइबेरिया का वर्णन किया है। हार्टशॉन ने इन्हें क्या कहा है? कंपैरेटिव ज्योग्राफर। हार्टशॉन ने हमबोल्ट को, याद रखना है, हार्टशॉन ने हमबोल्ट को क्या कहा है? कंपैरेटिव ज्योग्राफर कहा है। हमबोल्ट को कंपैरेटिव ज्योग्राफर, तुलनात्मक कंपैरेटिव ज्योग्राफर कहा है, यानी कि तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल का जनक कहा है। ये आपको ध्यान रखना है। हमबोल्ट ने बताया कि सभी प्रजातियों का उद्गम एक ही है, सभी प्रजातियों का उद्गम एक ही है, कोई भी प्रजाति हीन या श्रेष्ठ नहीं है। याद रखना है, हमबोल्ट ने क्या कहा कि सभी प्रजातियों का उद्गम एक है, कोई भी प्रजाति हीन या श्रेष्ठ नहीं है, यानी कि हीन भी नहीं है, श्रेष्ठ भी नहीं है। हमबोल्ट ने पृथ्वी को जैविक और अविभाज्य इकाई बताया है। अविभाज्य का मतलब जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। इन्होंने कोस्मोग्राफी शब्द का प्रयोग किया। इसके दो भाग हैं, याद रखना है, एक है यूरोनोग्राफर और दूसरा है ज्योग्राफी। यूरोनोग्राफर और दूसरा है ज्योग्राफी। याद रखना है, कोस्मोग्राफी शब्द का प्रयोग, याद रखना है, कोस्मोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया? हमबोल्ट ने। और इसके कितने भाग बताए? दो, यूरोनोग्राफी और एक ज्योग्राफी। ये आपको ध्यान रखना है। तो हमबोल्ट ने कोस्मोग्राफी शब्द का प्रयोग किया, पृथ्वी को जैविक और अविभाज्य इकाई बताया, प्रजाति कोई हीन नहीं होती है, कोई श्रेष्ठ नहीं होती है। यूरोनोग्राफी और ज्योग्राफी, कोस्मोग्राफी शब्द के दो पार्ट हैं। तो देखो, हमबोल्ट की अपन चर्चा करें। हमबोल्ट क्या कहा? कोई भी प्रजाति श्रेष्ठ नहीं, कोई भी प्रजाति हीन या श्रेष्ठ नहीं। और दूसरा, कोस्मोग्राफी शब्द का प्रयोग, शब्द का प्रयोग, कोस्मोग्राफी शब्द दो पार्ट, पहला ज्योग्राफी, दूसरा यूरोनोग्राफी। याद रखना है, ज्योग्राफी और यूरोनोग्राफी ये दो शब्द किसके लिए? कोस्मोग्राफी शब्द का प्रयोग इन दो खंडों में बांटकर किया, ज्योग्राफी और यूरोनोग्राफी। याद रखना है मेरे मित्रों, पूछा जा सकता है। मैं स्टार लगा देता हूँ। कोस्मोग्राफी शब्द का प्रयोग किया, इसके दो भाग बताए इन्होंने, यूरोनोग्राफी और ज्योग्राफी। क्लियर है?
हम्बोल्ट का भूगोल में योगदान। हम्बोल्ट का भूगोल में योगदान, कौन कौन सी विधियों का इन्होंने प्रयोग किया? आनुभाविक विधि याद रखना है, तुलनात्मक विधि, पर्यवेक्षण की सूक्ष्मता और शुद्धता का विभाजन, क्रमबद्ध विधि, प्रादेशिक विधि, मानचित्र रचना विधि। हम्बोल्ट ने इन विधियों को प्रयोग में लिया है, इन विधियों को काम में लिया है, ये आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन सी विधियों को इन्होंने काम में लिया है। वापस बोल रहा हूँ, हम्बोल्ट के भूगोल में योगदान यानी कि कौन कौन सी इसकी विधि है। आनुभाविक विधि, परीक्षा में प्रश्न पूछता है। तुलनात्मक विधि कि हम्बोल्ट ने कौन सी विधि को नहीं अपनाया, अनुभव विधि को अपनाया, तुलनात्मक विधि को अपनाया, क्योंकि हार्टशॉन तो इनको कहता है कंपैरेटिव ज्योग्राफर है, तो तुलनात्मक विधि को अपनाने वाले हैं, याद रखना है भाई। इनको कंपैरेटिव ज्योग्राफर कहा जाता है, हार्टशॉन ने संज्ञा दी है, तो तुलनात्मक विधि। पर्यवेक्षण में सूक्ष्मता एवं शुद्धता की विधि, क्रमबद्ध विधि, सिस्टमेटिक मेथड को अपनाया, प्रादेशिक विधि को अपनाया, मानचित्र की रचना विधि को अपनाया। तो बिल्कुल सिंपल है भाई, आपसे पूछा जा सकता है कंपैरेटिव विधि को अपनाया कि नहीं अपनाया, आनुभाविक विधि को अपनाया, क्रमबद्ध विधि को अपनाया, प्रादेशिक विधि को अपनाया, मानचित्र विधि को अपनाया। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, एक बार इनके ग्रंथ इंपॉर्टेंट है, उन ग्रंथों को फिर से एक बार मैं आपके सामने रिपीट कर देता हूँ। कोसमोस, फिर एशिया सेंट्रल, एशिया एशिया सेंट्रल, कोसमोस है, एशिया सेंट्रल है, याद रखना है। और दूसरा है ब्रह्मांड स्वरूप की व्याख्या, ब्रह्मांड स्वरूप की व्याख्या, ब्रह्मांड स्वरूप की व्याख्या, ये इसकी तीसरी किताब है। प्रकृति विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, प्रकृति विज्ञान। खगोली विज्ञान, खगोल की, खगोल की विज्ञान। प्रकृति व मानव का पूर्ण विवरण, प्रकृति व मानव का पूर्ण विवरण, प्रकृति व मानव का पूर्ण विवरण, ये आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? याद रखना, दी व्यू ऑन नेचर, दी व्यू ऑन नेचर, दी व्यू ऑन नेचर, ये किताबों के नाम याद रखना। फ्लोयर्स फाइबर जोन्सिस, फ्लोयर्स फाइबर जोन्सस, ये किताबों के नाम तो याद रखना है। क्लियर? फ्लोयर्स फाइबर जोन्सिस, इसमें क्या है, खानों में जो वनस्पति पाई जाती है उसका वर्णन है। खानों में, खानों में प्राप्त वनस्पति का वर्णन, प्राप्त वनस्पति का वर्णन, खानों में प्राप्त वनस्पति का वर्णन, याद रखना है। ये किताब है भाई साहब, कोसमोस है, एशिया सेंट्रल, ब्रह्मांड स्वरूप की व्याख्या, प्रकृति विज्ञान, खगोल की विज्ञान, प्रकृति व मानव का पूर्ण विवरण, द व्यू ऑन नेचर, फ्लोयर्स फाइबर जोन्सिस, खानों से प्राप्त वनस्पति का वर्णन। ये आपको याद रखना है, ये हम्बोल्ट की सारी किताबें हैं।
ये हम बोल्ट की सारी किताब है मेरे परम मित्रों, आपको याद रखना पड़ेगा। अब बात करेंगे हम बोल्ट और रिटर में क्या समानता है, हम बोल्ट और रिटर में क्या असमानता थी, इनकी बात करेंगे अपन। और परमाफ्रस्ट के बारे में आपको बता दिया मैंने। परमाफ्रस्ट क्या होता है? परमा जो फ्रस्ट होता है मेरे मित्रों, आपको ध्यान रखना है, परमा जो फ्रस्ट होता है, परमाफ्रस्ट जो ऐसे स्थान जहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है उन्हें परमाफ्रस्ट कहा जाता है। उनके बारे में सही सही अनुमान लगाने वाले हम बोल्ट थे, याद रखना है। क्लियर है? ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी, क्लियर समझ में आ गई ये चीज। तो ये हमबोल्ट और रिटर की समानता, हमबोल्ट रिटर की असमानता, इसकी किस, फिर फेडरिक रेडजेल, तो इसकी बात अपन कल की क्लास में पूरा करेंगे। आप लोगों के लिए मैं एक क्लास कार्टोग्राफी की भी शुरू करूंगा, जिसकी मैराथन क्लास लेके मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। आई होप इट वाज ए हेल्पफुल सेशन आप लोगों के लिए है। थैंक यू फॉर योर टाइम। क्लास को शेयर जरूर करना और प्लीज़ गिव योर फीडबैक इन कमेंट बॉक्स। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। और अनअकैडमी पे मेरे मित्रों, आप लोगों को आइकॉनिक और प्लस कोर्स में जुड़ने के लिए आपका वेलकम है। आप, ये मेरा रेफरल कोड है, कैपिटल अक्षर में ये रेफरल कोड यूज करें, राजेंद्र 10। कोई भी अनअकैडमी पे नेट का या किसी भी कैटेगरी में अगर आपको प्लस कोर्स लेना है तो ये रेफरल कोड यूज करें, राजेंद्र 10। 10% आपको फीस में ऑफ मिलेगा और मेरे द्वारा ली जाने वाली सारी क्लास आपको पढ़ने को मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू मेरे मित्रों। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी दबा लें, PDF आपको मिलेगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर भी कर दिया करो मेरे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी की बात कल करेंगे। थैंक यू सो मच।